नॉलेज से हंटर्स। तो आज हम क्लास 10 का अपना जो काव्यखंड है उसका चैप्टर 5 के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में जो उत्साह वाली जो पोएम है उसके जो क्वेश्चन आंसर्स थे उसको डिस्कस किया था। तो आज हम उसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं इसके अर्थ नहीं रही है तो इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। हमने पहले ही अपनी प्रीवियस में उसको डिस्कस कर लिया, तो आज हम इसके करेंगे क्वेश्चन आंसर डिस्कस। इस पर ज़रा ध्यान देना कौन सा है चैप्टर। तो फिर चैप्टर तो वही पोएम अलग है। सो गाइस, अगर आपको मेरा जो प्रीवियस वीडियो है आपने अगर उसको वॉच नहीं किया है तो आप उसको वॉच कर लेना, क्योंकि उसमें मैंने उत्साह के क्वेश्चन आंसर्स कराए हैं और वो जो वीडियो है वो मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो हम अट नहीं रही है कि क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, छायावाद की एक खास विशेषता है अंत मन के भाव का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर ये धारणा पुष्ट होती है, लिखिए। तो इसको मतलब ये है, ये सब कुछ है, मतलब ये सब है। तो फिर इसमें जो है, इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो कविता की किन पंक्तियों से ये धारणा पुष्ट होती है, जो ये धारणा है ये किस चीज़ से पुष्ट होती है, किन पंक्तियों से। तो हमें इनके पंक्तियाँ लिखना है। तो हम इसको आंसर में लिख देंगे, यहाँ पे पंक्ति है उसको ही लिख देंगे। कहीं सांस लेते हुए घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। तो ये हमारी पंक्ति है। तो इसमें ये हुई है, क्या हुई है, पुष्टि हुई है। इस धारणा है, इसका धारणा में इसकी इसी की पुष्टि है। तो हम यही वाली पंक्ति को लिख देंगे। यहीं पर हमारा आंसर फर्स्ट फिनिश हो गया। अब हम अपने क्वेश्चन सेकंड पर आते हैं। क्वेश्चन सेकंड है यहाँ से, कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। तो अब है क्वेश्चन सेकंड में पूछा है कि जो कवि की आँख है वो फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है, तो हमको ये बताना। तो आंसर में लिख देंगे यहाँ पे से, फागुन में प्रकृति की सुंदरता में ऐसा निखार आ गया है कि उसकी आभा समा नहीं पा रही है। तो फर्स्ट पॉइंट में तो इतना लिख देंगे कि फागुन में जो प्रकृति की सुंदरता से ऐसा निखार आ गया है कि जो उसकी आभा है वो समा नहीं पा रही है। तो फर्स्ट पॉइंट इतना हो जाएगा। फिर हम सेकंड पॉइंट पर आते हैं। सेकंड पॉइंट में लिख देंगे, जिस वस्तु पर भी कवि की दृष्टि जाती है उसका अनुपम सौंदर्य उससे कल्पना को दुनिया में उड़ा ले जाता है। तो यह लिख देंगे सेकंड पॉइंट में कि जो जिस वस्तु पर भी कवि की जो दृष्टि है वो जाती है उसका अनुपम सौंदर्य है वो उससे कल्पना को दुनिया में उड़ा ले जाता है। तो इसका हम सेकंड पॉइंट में लिख देंगे इसको हम गाइस। तो हम थर्ड पॉइंट पर लिखेंगे यहाँ से, फागुन की सुंदरता सर्वव्यापक हो गई है। तो थर्ड पॉइंट क्या है कि जो फागुन की सुंदरता है वो सर्वव्यापक हो गई है। तो इसमें फोर्थ पॉइंट है, आप चाहे थर्ड पॉइंट तक भी लिख सकते हैं। तो फोर्थ पॉइंट क्या है, उसके सौंदर्य की मातकता ने जैसे जादू करके कवि की दृष्टि को ऐसे बांध दिया है कि उसकी आंखें हट नहीं पा रही हैं। तो उसकी जो सौंदर्य की मातकता है तो जैसे कैसी है कि जो जादू करके जो कवि ने ऐसा कुछ कर दिया, जैसे कवि की दृष्टि में ऐसे बांध दिया है, कवि की दृष्टि में कैसे बांध दिया कि उसकी जो आँखें वो उससे हट नहीं पा रही हैं। तो हमारा ये वाला आंसर सेकेंड वहीं पर हमारा फिनिश हो गया। तो हम क्वेश्चन थर्ड पर आते हैं। क्वेश्चन थर्ड है, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है। तो क्वेश्चन थर्ड में ये पूछा है कि जो प्रस्तुत कविता है तो उसमें जो कवि ने प्रकृति की व्यापकता है उस पर मतलब उसका जो वर्णन है वो किन किन रूपों में किया है, तो हमको ये बताना है। तो इसमें क्या है, थर्ड में लिख देंगे, यहाँ से पहले तो हेडिंग डाल देंगे, हट नहीं रही है कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन निम्नलिखित रूपों से में किया है। तो इसमें हमने फर्स्ट हेडिंग डाल दिए। तो हम हेडिंग के बाद कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, तो वैसे ही हम लिख देंगे कुछ पॉइंट्स नीचे। कवि ने यह चित्रित किया है कि फागुन का सौंदर्य सर्वव्यापक है। तो कवि ने क्या किया है, ये चित्रित किया कि जो फागुन का सौंदर्य है वो सर्वव्यापक है, इसी कारण उसकी कांति सर्वत्र फैल जाने के बाद भी समा नहीं पा रही। इसी कारण जो है वो कांति है सर्वत्र फैल जाने के बाद भी वो समा नहीं पा रही है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। हम सेकंड पॉइंट पर आते हैं। सेकंड पॉइंट है कि जो फागुन की हवा के स्पर्श से धरती का कण कण सुंदरता से भर जाता है। जो सेकंड पॉइंट है उसमें क्या है, जो फागुन की जो हवा के स्पर्श से क्या होता है, जो धरती का कण कण है वो सुंदरता से भर जाता है। तो थर्ड पॉइंट है, फागुन के सर्वव्यापी सौंदर्य का ही प्रभाव है। जो थर्ड पॉइंट है उसमें क्या है, जो फागुन के सर्वव्यापी सौंदर्य का ही इसमें प्रभाव है कि क्या है ऐसा प्रभाव कि जो क्या है, जो मन सदैव कल्पना में ही विचरण करता है। जो मन है वो सदैव क्या करता है, कल्पना में ही विचरण करता है। तो यहीं पर हमारा थर्ड पॉइंट भी फिनिश हो गया। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो आंसर है थर्ड वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। हम क्वेश्चन फोर्थ पर आते हैं। क्वेश्चन फोर में क्या बताना है, इसमें बताना है कि जो फागुन में ऐसा क्या होता है कि जो बाकी ऋतुओं में नहीं भिन्न होता है। तो इसका आंसर में ऐसे बताना है। सबसे पहले तो हेडिंग डाल देंगे, फागुन में प्रकृति में कुछ इस तरह का निखार आ जाता है जो अन्य ऋतुओं में संभव नहीं होता। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि जो फागुन में क्या होता है, जो प्रकृति में ऐसा कुछ इस तरह निखार आ जाता है कि जो अन्य ऋतु होती है उनमें ऐसा संभव नहीं होता है।
और क्या लिखेंगे आगे, और लिखेंगे इस प्रकार की विभिन्नता निम्नलिखित है। तो ये तो हमारी हेडिंग पड़ गई कि इस प्रकार की जो निम्नलिखित मतलब इस प्रकार की क्या है विभिन्नताएँ वो निम्नलिखित है, नीचे दी गई हैं। ठीक है, तो ये हमारी हेडिंग पड़ जाएगी। फिर हम कुछ पॉइंट्स नीचे लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट में लिख देंगे पेड़ों पौधों का सौंदर्य। तो फर्स्ट हेडिंग इतना डालना है कि पेड़ पौधों का क्या है सौंदर्य, तो उसका हेडिंग पड़ जाएगा। फिर हम आगे लिखेंगे पतझड़ के बाद ही फागुन का महीना आता है। क्या है, जो पतझड़ है उसके बाद ही फागुन का महीना आता है। इस समय पेड़ पौधों पर नए पल्लव आ जाते हैं। मतलब इस समय क्या होता है, पेड़ पौधों पर एक नए पल्लव पत्ते वगैरह होते हैं वो सब आ जाते हैं। कहीं लालिमा तो कहीं हरितमा का समाज हो जाता है। तो कहीं क्या है, कहीं लालिमा और कहीं हरितमा का मतलब समाज हो जाता है, पल्लव आ जाते हैं। क्योंकि क्या होता है वो पेड़ पत्ते वगैरह होते हैं वो झड़ जाते हैं, तो कहीं कुछ ऐसा हरितमा कहीं लालिमा ऐसा कुछ दिखने लगता है। फिर आगे है चारों तरफ फूल ही फूल दिखाई देने लगता है। चारों तरफ क्या होता है, फूल ही फूल दिखाई देने लगते हैं चारों तरफ। ठीक है, फिर क्या है रंग बिरंगे फूलों का यह सौंदर्य अन्य ऋतुओं में देखने को नहीं मिलता। ये रंग बिरंगे फूल हैं तो ये इतना ये जो सौंदर्य है वो अन्य ऋतु में नहीं देखने को मिलता है। तो यही लिख देंगे। तो फिर यही लिख देंगे, इसमें क्या है फर्स्ट वाले पॉइंट में लिख देंगे इतना। तो हम सेकंड पॉइंट पर आते हैं। इसमें सेकंड पॉइंट में हेडिंग डाल देंगे सुगंधित पवन। तो इसमें क्या होता है, इस ऋतु में क्या होगा सुगंधित पवन होगा, तो इसका भी हेडिंग डाल देंगे। तो डिफाइन में मतलब आगे लिख देंगे डिटेल में फागुन की हवा धरती के कण कण में नई स्फूर्ति एवं नए उत्साह का संचार करती है। जो फागुन की हवा है वो धरती के कण कण में क्या करती है, नई स्फूर्ति और जो नए उत्साह हैं मतलब जो नए उत्साह हैं उनका संचार करती है। ठीक है, फिर आगे लिखेंगे सुगंधित पवन में रोम रोम पुलकित होता है। सुगंधित जो पवन है उसमें क्या होता है, रोम रोम पुलकित होता है। फिर आगे लिख देंगे हवा का ऐसा ताजगी अन्य ऋतुओं में नहीं मिलता। जो हवा की ऐसी ताजगी है वो अन्य ऋतुओं में नहीं मिलती है। तो इसमें सेकेंड पॉइंट हमारा फिनिश हो गया। हम आगे आते हैं मतलब थर्ड पॉइंट पर। तो थर्ड पॉइंट है, इसमें भी हेडिंग डाल देंगे। इसमें सबसे पहले क्या है पक्षियों का उल्लास। तो इस ऋतु में क्या होता है पक्षियों का उल्लास है, इसीलिए इसमें हेडिंग पड़ गई है। तो इसको डिटेल में लिख देंगे। यहाँ पे फागुन आते ही कोयल कूकने लगती है। जो फागुन आता है जब तो फिर क्या होता है कोयल होती है वो कूकने लगती है, पक्षी चहचहाने लगते हैं, वो पक्षी होते हैं वो चहचहाने लगते हैं। उल्लास में भरकर वे आकाश में उड़ान भरते हैं। तो उल्लास में भरकर वो क्या करते हैं आकाश में उड़ान भरते हैं। तो लगता है कि संपूर्ण प्रकृति की उल्लासित हो। तो कैसा लगता है कि जितनी भी संपूर्ण प्रकृति है वो उल्लासित हो उठती है। ठीक है, फिर आगे लिख देंगे मानव मन भी कल्पना लोक में विचरण करने लगता है। तो क्या लिख देंगे आगे और कि जो मानव मन है वो भी कल्पना लोक में विचरण करने लगता है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे सुहाना मौसम। मतलब क्या होता है मौसम होता है वही जो सुहाना हो जाता है। तो फिर वही लिख देंगे हेडिंग में सुहाना मौसम लिख देंगे हेडिंग में। इसको भी कुछ डिटेल में रख देंगे, आगे डिफाइन कर देंगे, इसका भी कुछ यहाँ से कर देंगे। फागुन के महीने में मौसम बड़ा ही सुहावना होता है। तो फागुन का महीना होता है तो उसमें जो मौसम होता है वो बहुत ही सुहावना होता है। तो इतना फर्स्ट तो ये लिख देंगे। फिर है और होता है इतना हो गया। फिर है ना अधिक गर्मी होती है और ना अधिक सर्दी। तो सबसे पहली बात क्या है, जो ना अधिक गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगती और बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं होती, मतलब सर्दी भी नहीं होती है। फिर क्या है आकाश बिल्कुल स्वच्छ होता है। जो आकाश होता है वो बिल्कुल स्वच्छ होता है, साफ़ होता है। ठीक है, फिर आगे है इस तरह का आनंददायक मौसम अन्य ऋतु में नहीं संभव है। तो इस तरह का जो आनंददायक मौसम है वो अन्य ऋतु में नहीं संभव नहीं है। तो गाइस इसमें भी हम थर्ड पॉइंट तक लिख सकते हैं। अगर आप लॉन्ग आंसर आए लॉन्ग में आए मतलब अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग देखना आप, तो इतना फोर्थ पॉइंट तक लिख देना। ठीक है, शॉर्ट हो तो थर्ड पॉइंट तक ही लिख देना, इतना कोई ज़रूरी नहीं है फोर्थ तक लिखो, अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना इसका आंसर। ठीक, तो अब हम क्वेश्चन 5 पे आते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको भी हम पहले रीड कर लेते हैं फिर इसको डिस्कस करेंगे। तो इसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या है मतलब इसको रीड करेंगे पहले। तो क्या है इन कविताओं के आधार पर निराला की काव्य शिल्प की विशेषता लिखते हैं। तो इसमें क्या है लिखनी है, तो फिर क्या है लिखिए। तो फिर इसमें क्या बोला है कि जो कविता हैं उनके आधार पर क्या है जो निराला की काव्य शिल्प है उनकी विशेषताएँ लिखनी है। तो ये सबसे पहले क्वेश्चन बन गया। तो अब हम इसका आंसर लिख देंगे। आंसर में लिखेंगे निराला की अपनी कविताओं में शिल्प संबंधी नए प्रयोग किए गए हैं। वैसे तो ये थोड़ा लॉन्ग भी आंसर हो जाता है लेकिन मैंने इसको शॉर्ट वाला लिया है कि आप लोग को लर्न करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। तो फिर क्या है निराला ने अपनी कविताओं में क्या करा शिल्प संबंधी नए प्रयोग किए हैं। तो सबसे पहले लिख देंगे। फिर क्या आगे लिखेंगे उनकी कविताओं में जहाँ एक और श्रृंगार रस है, उनकी कविता में क्या है जहाँ एक और श्रृंगार रस है वहीं दूसरी ओर ओज का स्वर भी है। तो इतने सबसे पहले लिख देंगे। दूसरी ओर क्या है ओज का स्वर भी है। ठीक है, फिर इसमें थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज भी कर सकते हैं, चाहे तो इधर से ही लिख दिए, मतलब आपकी मर्जी है, थोड़ा साफ लगता है। तो क्या है ध्वन्यात्मकता की उनके काव्य की प्रमुख विशेषता है। जो क्या है
करता है वो क्या है, उनके काव्य की प्रमुख विशेषता है। तो सबसे पहले विशेषताएं पूछी तो ये लिखना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्या है, उन्होंने तत्सम शब्द वाली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया है। उन्होंने क्या करा, तत्सम शब्द वाली जो क्या करा है, जो युक्त खड़ी बोली है उसका भी प्रयोग किया है। फिर आगे लिख देंगे, अनुप्रास, उपमा तथा मानवीकरण अलंकारों के प्रयोग से कविता का सौंदर्य बढ़ाए। तो इसमें अलंकार दिए हैं, तो अलंकार का जब मैं वीडियो बनाऊंगी आप लोग उसको भी देख लेना, ताकि अगर आप में से किसी को अलंकार नहीं आते हैं तो वो भी सीख जाए। तो यहीं पर क्या है, अलंकार दिए हुए हैं। तो कौन कौन से अलंकार हैं, अनुप्रास, उपमा और तथा मानवीकरण। तो ये क्या है, अलंकार है जिनका प्रयोग कविता में किया है और इससे जो कविता है वो उसका सौंदर्य भी बढ़ा है। सो गाइस, यहीं पर हमारा चैप्टर है वो फिनिश हो गया है। सो गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।